हेलो दोस्त, आप सबको स्टडी एजुकेशन नर्सिंग में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम और पोषण। बायोलॉजी क्लास 10th का बहुत ही इनपुट पॉइंट और आंसर लेकर आएंगे। आज का क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही पॉइंट क्वेश्चन उठाकर लाए हैं जो बोर्ड में पूछेगा 2025 के लिए। तो आप सब ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और जैव प्रक्रम पोषण है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आ गया, जैव प्रक्रम पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और क्या होता है। तो बोले वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही या वही जैव प्रक्रम कहलाती है, वही जैव प्रक्रम कहलाती है। दूसरा का टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। वह विधि जो कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं या पोषण कहलाता है। पोषण की विधियां क्या होती है? तो पोषण की दो विधियां होती है, प्रमुख दो विधियां होती है। तो जीवों में पोषण का मुख्य दो विधियों द्वारा होता है, जैसे कि पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। पहला क्या होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अगला टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। अब आते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण क्या होता है। आप सभी पॉइंट को एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर है, याद कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक के थ्रू हम चलेंगे। और ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या स्वयं बनाता है उसे ही स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषी कहलाता है। और इसी प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होता है, जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। परपोषण वैसा जीव होता है जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है या आश्रित रहता है, उसी को हम परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण बोलते हैं। अगला टॉपिक में चलते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण क्या होता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हम आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आप कृपया इस वीडियो पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने ही शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है या अवशोषित करता है, उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। देखिए हम हाईलाइट कर दिए हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं को बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की विधियां होती है। तो ये बोल सकते हैं मृतजीवी पोषण वह है जो जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने ही शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है या ग्रहण करता है, उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगला टॉपिक बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण इस प्रकार का पोषण होता है जो जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम परजीवी पोषण कहते हैं।
परजीवी पोषण जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहते हैं, इसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गोल क्रीम जैसे कि हुकमवर्म, टेम्पवर्म, हिस्टोलिटिका आदि ये सब होते हैं। आगे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और तीसरा है परजीवी पोषण क्या होता है। इस प्रकार के पोषण को जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं या परजीवी पोषण कहलाता है। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को हम पोषी कहते हैं। जैसे अभी आपको हम बताए थे। ये तीसरा टॉपिक में आइए, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करते हैं। वैसा जीव जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसी को हम प्राणी पोषण कहलाते हैं या कहते हैं। वैसे जो जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसी हम प्राणी भोजी कहलाते हैं। अगला पॉइंट में आते हैं कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किससे होता है, तो पौधों में पोषण के आधार पर पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। पोषण के आधार पर पौधे को स्वपोषी कहा जाता है और अपना भोजन यह खुद बनाता है। इसीलिए जाहिर है कि इस पौधे का प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन ये बनाते हैं। अगला पॉइंट में हम बढ़ते हैं कि पौधों में पोषण हम अभी बताए थे। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है या जिस विधि के द्वारा भोजन अपना जो पौधा है वो भोजन अपना प्राप्त करता है या ग्रहण करता है या बनाता है, उसी मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे में पर्णरहित जिसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफ्लॉयल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता होती है, पर्णरहित रहता है, क्लोरोफाइल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगला पॉइंट्स में आ गए हैं हम। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O बनता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है और इससे क्या समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के स्थान से, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और यही हरित लवक को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होता है जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा
स्नेही छिद्र के द्वार। अगला पॉइंट में हम बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ की घटक क्या है, आवश्यक बिंदु क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला होती है पड़रहित, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल बोल सकते हैं। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल या सूर्य का प्रकाश या पड़रहित या क्लोरोफिल। ये जो होते हैं ये 4 पड़रहित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्या होती है, ये आवश्यकता होती है। ये जो 4 पदार्थ है ये जो बहुत आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के करने के लिए। अब अगला होता है, पहला होते हैं पड़रहित या क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंततः क्लोरोफिल अणुओं का प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है, ठीक है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बिंदु कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस टाइम या जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो छोड़ते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं लेता तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात के समय में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ के नीचे कबो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ के नीचे सोने से कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है उसमें क्या होता है, हम लोग का सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है। इसीलिए पेड़ के नीचे कभी भी रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जल। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करता है, मतलब पौधे जो होते हैं अपने भोजन का अधिकतर भाग क्या होता है, वह जल से प्राप्त करता है, तथा जल ही के कारण उनमें वृद्धि होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस उसके लिए है, यह अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं और अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है? प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जंतु में पोषण क्या होता है? जंतु में पोषण क्या होता है? जंतु में पोषण से आप क्या समझते हैं? जंतु में पोषण क्या होता है? तो जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से ये भोजन का ग्रहण करते हैं। कोई भी जंतु एक समान भोजन ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परपोषी जंतु में भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न प्रकार की होती है। अगला टॉपिक में बढ़ते हैं, अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा से आप क्या समझते हैं? तो यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एकोष्कीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। मतलब ये अमीबा एक ऐसा प्राणी संपोषी जीव है, ऐसा जीव है जो एकोष्कीय जीव है, ठीक है, और यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है, इसका अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार कुटपाट के बने और
बिगड़ने के कारण बदलता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई भी विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कुटपातों के मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करती है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। ये लाइन जो हेड किया गया है ना पीला कलर से, इसको याद रखिएगा कि अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के प्रक्रिया द्वारा ही होता है या पूर्ण होता है। ठीक है, अगला टॉपिक में हम बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं अगला मेरा हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम से आप क्या समझते हैं? तो पैरामीशियम भी एक एकोष्कीय प्राणी संपोषी जीव है। तो ये पैरामीशियम भी एक एकोष्कीय प्राणी संभोजी जीव है जो परंतु इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन प्राणी संपोषी जीव है जिसका पैरामीशियम क्या है, इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इतना याद रखिएगा। और तथा इसका शरीर प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? सीलिया से। सीलिया मतलब कि जो पीला हेड कर किए हुए हैं ना, उसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो रहा है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो मुख गुहा कहलाता है। इसका निश्चित है, लेकिन अमीबा का अनिश्चित है। इतना आप अंतर समझ लीजिए। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है? मनुष्य से पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे मनुष्य से पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, या मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, और मनुष्य का पाचन तंत्र का विवरण करें या उसे लिखे। तो मनुष्य तथा सभी उस श्रेणियों के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। ये आहार नाल जो होता है ना, लोग पूछ देंगे कि कोई भी टॉपिक में कोई पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतु में भोजन का पाचन के लिए विशेष अंग क्या होता है। ठीक है, तो आहार नाल कहलाते हैं, आहार नाल अंग होते हैं। ये तो याद रखिएगा, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां, ये जो हेडलाइट है इसको भी याद रखिएगा। पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस और स्रावित करती है, जिसे हम भोजन का पाचन होता है। जिससे क्या होता है, भोजन का हमारा जो हम लोग भोजन करते हैं वो किसके कारण होता है? पाचक रस से स्रावित करती है। जो पाचक रस स्रावित होती है उसी की वजह से हम लोग का भोजन क्या होता है? पाचन होता है या पचता है। जो पाचक ग्रंथियां से क्या होती है, जो पाचन के लिए क्या करते हैं? पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा पाचन ग्रंथियां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक से बढ़ने से पहले और थोड़ा भी और है, आहार नाल इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र मिलाता है। मतलब आहार नाल इससे संबंध मतलब पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया दोनों मिलकर, पाचन ग्रंथियां और पाचन दोनों मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं, का निर्माण करती है या बनाते हैं। ये एक ही बात हुआ। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से और इस टॉपिक को याद कर दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। अब मनुष्य का पाचन आप पढ़े, अभी हम आपको बताए हैं, और इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक में हम बढ़ते हैं। मनुष्य का आहार नाल क्या होता है? मनुष्य का आहार नाल क्या है? यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। तो ये याद रखिएगा कि मनुष्य का कुंडली रचना जिसकी लंबाई करीब, मनुष्य का कुंडलित रचना जिसका लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है, जो यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। तो मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? मुख गुहा से शुरू होती है और मल द्वार तक
फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों में रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल ओठ जिसे लिप्स बोलते हैं, उसी लिप्स होते हैं जो मुख गुहा के जीभ तथा दांत होते हैं। मतलब बोलता है कि मुख गुहा का आहार नाल का यह पहला भाग है। जो मुख गुहा होता है ना, आहार नाल का यह पहला भाग होता है और ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी हुई, ऊपरी और तथा निचली जबड़े से घिरी हुई मुख गुहा के बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल ओठ होते हैं। जो घिरा हुआ होता है ना, वो दोनों के बीच एक मांसल ओठ होते हैं जिसे हम लिप्स बोलते हैं। और यही मुख गुहा में जिसे हम क्या बोलते हैं, जीभ और दांत होता है। ठीक, जीभ क्या होता है कि जीभ होता है मुख गुहा का फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। यह एक मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। याद रखिएगा, जीभ पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। जो हम कोई भी चीज खाते हैं वो स्वाद बताता है, कैसा लग रहा है कैसा न रहा है। और अगर वो स्वाद नहीं बताता, बेस्वाद रहता, तो हम लोग नहीं खा पाते, हम लोग का बढ़िया नहीं लगता, हमको मन नहीं मांगता कि हम ये चीज खाएं। तो जीभ पर जो भी अंकुर होते हैं, छोटे छोटे कलिया होती है, उसी के कारण हम लोग का स्वाद का पता चलता है, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं मिला है। इसीलिए हम पता कर पाते हैं इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्चा ज्यादा है, इसमें मिर्चा ये बहुत स्वादिष्ट है, ये मीठा है, ये तीता है। ये सब उसी के वजह से हम जान पाते हैं। ठीक है। और इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य के भोजन विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। अभी हम आपको बताएं, जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को लिगलने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत का व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जिसे जड़ तथा भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं, या बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है। अगला टॉपिक के अगर बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट था, आप लोग ये टॉपिक को याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। भाई हम लोग का दांत कितने प्रकार के, तो हम लोग दांत जानते हो कि दांत हैं, भाई ये नहीं जानते हो कि दांत कितने प्रकार है, कौन काटने वाला है, कौन चबाने वाला है, कौन क्या है। ये सब 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तनक, या इसे बोल सकते हैं इनासाइजर, कर्तनक इनासाइजर। दूसरा होता है भेदक या कैनाई। तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। आप ये 4 प्रकार का दांत याद रखिएगा, कर्तनक, भेदक, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। अगला लार ग्रंथियां। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां का नाम सुन लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछबे करेगा। पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और दूसरा हो गया, और तीसरा है सबलिगुअल लार ग्रंथि। ठीक है। अगला टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, सबलिगुलर लार ग्रंथि क्या होता है। ठीक है। पहला उसमें ग्रसनी, मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इससे छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, जिसे बोलते हैं निगल द्वार, कंठ द्वार। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। यह एपिग्लोटिस कहलाता है। एपिग्लोटिस मनुष्य जब भोजन करता है तब यही पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन का श्वास नली में नहीं जा पाता है। जो एपिग्लोटिस होता है, यही जो होता है, जो इंसान भोजन करता है, इंसान मनुष्य जो भोजन करते हैं या हम लोग जो भोजन करते हैं, तो यही पट्टियां कंठ द्वार को
जो एपिग्लोटिस होती है यही पटिया कंठ द्वार को ढक लेती है, जो कि हम भोजन करते हैं वह श्वास नली में नहीं जा पाए, समझे। और इसी को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्रास नली क्या होता है, तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनी पर पहुंचाता है। उसे भोजन के पहुंचते ही ग्रासनी के दीवार में तरंग के तरह संकुचन या शिथिलन शुरू होता है, जिसे क्रामाकुंचन कहते हैं। आमाशय क्या होता है, यह एक जोड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर और अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, उसे आमाशय कहते हैं। आमाशय 3 प्रकार के होते हैं, या आमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। आप इतना याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ग्रंथि पर चलिए, जठर ग्रंथि बहुत इंपोर्टेंट है। जठर ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, आमाशय की भीतरी द्वार पर अस्थाभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, जो कोशिकाओं का यह एक स्तर जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। और यही जठर ग्रंथि कोशिका का 3 प्रकार होती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं श्लेष्मा कोशिका, भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, ये 3 प्रकार की जठर ग्रंथि होती है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं में स्राव या सम्मिलित रूप जठर रस होता है। मतलब जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है, ठीक है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। और इसी को आप याद रखिएगा, जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। और ये 3 प्रकार, श्लेष्मा कोशिका, भीतीय कोशिका और जाइमोजिन कोशिका, ये 3 याद रखिएगा। जठर ग्रंथि का 3 प्रकार होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम के बदल देता है। पेप्सिन भोजन का प्रोटीन पर कार्य और उसके पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक के तरह एक कार्य करता है तथा भोजन के साथ अन्य बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ प्रारंभ होता है, यह वसा तत्व का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक या लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा गिलसोरल में बदलता है। और आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। काइम का आमाशय में छोटी आंत में पहुंचाता है। काइम जो होता है ना, आमाशय से छोटी आंत में पहुंचाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रख लीजिएगा। और ये आज तक का वीडियो यहीं तक ले, आपका यहाँ तक ले ये कंप्लीट कर दिए है। और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जठर ग्रंथि तक ले आपको हम ये कंप्लीट करवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य का आहार, मनुष्य का पाचन तंत्र, पारमिष्य, मनुष्य का पाचन तंत्र, बहुत कंप्लीट। जंतुओं का पोषण, ये सब हम करवा दिए। इसको याद कीजिएगा हमारे चैनल को। और अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।